एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ओपेम। जैसा कि आपको पता है, ओपेम पे जो जनरलाइज्ड IC 741, उसमें पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग इनपुट तथा पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। जब हम इन दोनों में से पिन नंबर 2 पे इनपुट प्रोवाइड करते हैं तथा पिन नंबर 3 को ग्राउंडेड कर देते हैं, तब हम उस एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर या इन्वर्टिंग ओपेम कहते हैं। इस ओपेम की प्रॉपर्टी यह होती है कि जब हम इस पर इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तब जो आउटपुट प्राप्त होता है वह इनपुट के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री से शिफ्टेड होता है। इसका मतलब है कि जब हम पॉजिटिव इनपुट प्रोवाइड करेंगे तब हमें निगेटिव आउटपुट प्राप्त होगा, तथा जब निगेटिव इनपुट प्रोवाइड करेंगे तब हमें पॉजिटिव आउटपुट प्राप्त होगा। इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए हम एक इनपुट रेजिस्टेंस आर इन तथा एक फीडबैक रजिस्टर आर एफ यूज़ करते हैं, तथा इसके साथ ही जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसे ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो आइए मैं आपको इसके सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो ये ओपेम का जनरलाइज सिंबल है जो आपको पता ही होगा। इसमें एक जो इनपुट है इन्वर्टिंग इनपुट, उसमें हम वी इन वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं एक रजिस्टर आर इन के थ्रू। जो दूसरा टर्मिनल है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, उसे हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए इस एम्पलीफायर को बोला जाता है इन्वर्टिंग ओप एम्प। इसमें जो आउटपुट है वहां से हम वी आउट प्राप्त करते हैं, तथा एक फीडबैक टर्मिनल कनेक्ट होता है जो इन्वर्टिंग टर्मिनल को वी आउट से कनेक्ट करता है। उसमें एक आर एफ रजिस्टर हम लगाते हैं। इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल के बायसिंग करंट को हम IB1 तथा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बायसिंग करंट को IB2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इनपुट करंट है उसे हम आई इन तथा फीडबैक करंट को IF एज्यूम करते हैं। जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पे हम नोड ए तथा उस पॉइंट के वोल्टेज को VA तथा जहां पर फीडबैक आकर कनेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को B तथा उस वोल्टेज को हम VB से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस VB पॉइंट पर ही वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई होता है, जो कि हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो आपको पता होगा कि जब भी हम ओपेम के वोल्टेज गेन को फाइंड करते हैं तो किसी भी चीज़ का वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो ये सर्किट डायग्राम जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हम वोल्टेज गेन को कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको कोई भी ओपेम की वोल्टेज गेन की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले दो चीज़ें ध्यान पे रखनी चाहिए। पहला, यदि हम आइडियल ओपेम यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो इनपुट बायस करंट है IB1 एवं IB2 उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। इसका कारण ये है कि जो ये माइनस और प्लस टर्मिनल जो है ओपेम के, जो इन्वर्टिंग एवं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होते हैं, इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और आइडियली हम बोलें तो वो इनफाइनाइट होता है। इस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के कारण इस दोनों टर्मिनल पे जहाँ पे हम IB1 एवं IB2 यूज कर रहे हैं कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है तथा इसकी वैल्यू 0 होती है। दूसरा कंसेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, इसके अनुसार इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब हमारा जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे जो भी वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इस नोड पॉइंट बी पर हमें प्राप्त होता है। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं कि जो ये VA वोल्टेज है डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। और तथा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के अनुसार जो VB पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज VB है उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो कभी भी हम वोल्टेज गेन का कैलकुलेशन करते हैं किसी भी ओपेम के लिए, तो ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, आइडियल ओपेम के लिए इनपुट बायस करंट की वैल्यू 0 तथा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के अनुसार VA और VB की वैल्यू इक्वल होती है। अब इस इन्वर्टिंग ओपेम में हमारे पास VA की वैल्यू 0 है, इसलिए हम VA इक्वल टू VB इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यदि किसी ओपेम में यहाँ पे VA की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे VA इक्वल टू VB इक्वल टू दैट वैल्यू। अब जैसा कि आपको KCL पता है कि KCL का मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। इस लॉ के अनुसार किसी भी नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, या दूसरे वर्ड में बोले तो किसी भी नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट है दोनों इक्वल होती है। दोनों ही डेफिनेशन KCL के लिए अप्लाई होता है।
तो जब हम नोड बी पर केसीएल अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं इस नोड से 3 ब्रांचेस कनेक्ट हैं। एक हमारा इनपुट ब्रांच, दूसरा फीडबैक ब्रांच, तीसरा बायसिंग करंट वाला ब्रांच। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो आई इन करंट है, केवल वो करंट ही इस नोड में इनपुट क्या हो रहा है, मतलब इस नोड की तरफ आ रहा है। इसलिए हम आई इन की वैल्यू समीशन ऑफ आई इन जो है उसकी जगह हम आई इनपुट करेंगे। अब जो आउटपुट करंट है, हमारे पास दो करंट हैं जो इस नोड से बाहर की तरफ जा रहा है। एक करंट हमारा आई एफ और दूसरा करंट आई बी वन। तो समीशन ऑफ आई आउट की जगह राइट हैंड साइड में हम इक्वेशन में आई बी वन प्लस आई एफ पुट करते हैं। तो अब हमें इस इक्वेशन में आई इन, आई बी वन एंड आई एफ की ज़ीरो फाइंड करनी है, और उसे जब हम इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे तब हमें एक वोल्टेज इक्वेशन प्राप्त होगा, जहाँ से हम इस इन्वर्टिंग ओप एम्प के लिए वोल्टेज गेन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि कोई भी जो करंट है उसका जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो उसका इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है कि जिस पॉइंट से वो निकल रहा है और जिस पॉइंट पे पहुंच रहा है उस पॉइंट के वोल्टेज डिफरेंस लेते हैं तथा बीच के रेजिस्टेंस से उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो जैसा मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जहाँ जो V1 और V2 वोल्टेज के बीच में कनेक्ट हुआ है, इससे करंट I फ्लो हो रहा है जिसका डायरेक्शन V1 से V2 है। तब हम इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, V1 मतलब सोर्स वोल्टेज माइनस V2 मतलब डेस्टिनेशन वोल्टेज अपॉन बीच का रेजिस्टेंस। ये एक जनरलाइज्ड मेथड है किसी भी करंट की वैल्यू फाइंड करने का। सिंपल सा जो जनरल फार्मूला यदि हम इसको बोलें तो करंट इक्वल टू होता है सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज मतलब जहाँ पर वो करंट जा रहा है अपॉन बीच का रेजिस्टेंस। तो इसी मैं फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम आई इन और आई एफ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्योंकि आई बी वन की वैल्यू हमको पता है कि ज़ीरो है, तो इस इक्वेशन में हमको केवल आई इन एंड आई एफ की वैल्यू फाइंड करनी है और आई बी की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है। तो जब हम आई इन करंट देखते हैं तो यह करंट, इसे मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। तो आई इन करंट का डायरेक्शन हम देखेंगे तो ये करंट वी इन से निकल रहा है और पॉइंट बी पे पहुँच रहा है जहाँ पे वोल्टेज वी बी है तथा इसके बीच का रेजिस्टेंस आर इन है। इसलिए हम आई इन रेजिस्टेंस, आई एन करंट की वैल्यू को लिख सकते हैं सोर्स रेजिस्टेंस करंट वोल्टेज वी इन माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज वी बी अपॉन बीच का रेजिस्टेंस आर। सेम इसी तरीके से जब हम आई एफ को देखेंगे तो आई एफ का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से यह करंट वोल्टेज वी बी से निकल रहा है तथा आउटपुट वोल्टेज वी आउट में पहुंच रहा है और इसके बीच का डिस्टेंस है आर है। तो इसका इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा वी ए बी मतलब सोर्स वोल्टेज माइनस वी आउट अपॉन आर एफ। जब हम आई इन एंड आई एफ की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगा इस प्रकार से होगा। आई इन की वैल्यू हो गई वी इन माइनस वी बी अपॉन आर इन इक्वल टू आई बी वन की वैल्यू हो गई ज़ीरो प्लस आई एफ की वैल्यू हो गई वी बी माइनस वी एफ वी आउट अपॉन आर एफ। जब हम इसको सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करके अलग अलग करेंगे तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं वी इन अपॉन आर इन माइनस वी बी अपॉन आर इन इक्वल टू वी बी अपॉन आर एफ माइनस वी आउट अपॉन आर एफ। इसे हम इक्वेशन टू एज्यूम करते हैं। अब इस इक्वेशन टू में हम वी बी की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमको वर्चुअल प्रॉब्लम कंसेप्ट के थ्रू प्राप्त हो चुकी है और उसकी वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई थी वो ज़ीरो थी। इसलिए जब हम इस इक्वेशन में वी बी की वैल्यू पुट करते हैं तो ये जो वी बी अपॉन आर इन वाला टर्म है और जो वी बी अपॉन आर एफ वाला टर्म है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तथा हमारी इक्वेशन में केवल जो वैल्यू बचेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वी इन अपॉन आर इन तथा राइट साइड का होगा माइनस वी आउट अपॉन आर एफ। एक चीज़ आपको जो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब वी बी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये वाला टर्म ज़ीरो होगा, लेकिन जो वी आउट अपॉन आर एफ है ये इसके सामने में जो माइनस साइन है इस साइन को आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सेकेंड टर्म है वी आउट अपॉन आर एफ ये विथ माइनस साइन है। यदि आप यहाँ पे माइनस साइन को नेगलेक्ट करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो फाइनल इक्वेशन हमको मिला लेफ्ट हैंड साइड में वो था वी इन अपॉन आर इन तथा राइट साइड का जो इक्वेशन था वो था माइनस वी आउट अपॉन आर इन। यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज वी आउट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम तिर्यक गुणा मेथड या तिर्यक गुणा मेथड का यूज़ करेंगे जिसके अनुसार वी आउट की मल्टीप्लाई होगा आर इन से
तथा वी इन का मल्टीप्लाई होगा आर एफ से, और जब इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमको वी आउट इक्वल मिलेगा वी इन इंटू आर एफ अपॉन आर इन, और सामने में रहेगा माइनस साइन। तो ये है हमारा इन्वर्टिंग ओप एम्प के लिए आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला। जब हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन फाइंड करेंगे तो किसी भी डिवाइसेस का गेन इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जब हम वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे तो वोल्टेज गेन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वी आउट अपॉन वी इन। तो यहाँ से हम जब वी इन को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्योंकि वी इन या आर एफ के साथ मल्टीप्लाई में है या गुणा में है, तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे दूसरे साइड तो वी आउट के साथ डिवाइड में आ जाएगा। तो वोल्टेज गेन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा वी आउट अपॉन वी इन इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास केवल बचेगा माइनस आर एफ अपॉन आर इन। तो ये है हमारे इन्वर्टिंग ऑप एम्प के लिए वोल्टेज गेन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो वोल्टेज गेन हमको प्राप्त हो रहा है उसमें एक माइनस साइन प्राप्त हो रहा है। यह माइनस साइन यह इंडिकेट करता है कि जो भी हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वह 180 डिग्री से फेज शिफ्ट होकर हमको आउटपुट में प्राप्त हो रहा है। मतलब जब हम पॉजिटिव इनपुट प्रोवाइड करेंगे तब हमें निगेटिव आउटपुट प्राप्त होगा, तथा जब निगेटिव इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो हमें पॉजिटिव आउटपुट प्राप्त होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं वो है यह कि जो वोल्टेज गेन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, उसकी वैल्यू फीडबैक रजिस्टर आर एफ तथा इनपुट रजिस्टेंस आर इन की वैल्यू पर डिपेंड करती है। इन दोनों रजिस्टर की वैल्यू को एडजस्ट करके हम अपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को वेवफॉर्म देखेंगे तो एक ही सिंपल सी वेवफॉर्म मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ कि यदि हम एक साइनसोइडल इनपुट वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं इनपुट नाउ इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो जब हम ये को हम इन्वर्टिंग ओप एम्प से पास कराते हैं तो जो आउटपुट प्राप्त होता है वो हमको इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी है। पहला चीज़ कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ किए उसका गेन 2 है। इसका मतलब जहाँ जो भी वैल्यू हमारे इनपुट में है उसको डबल करके वो आउटपुट में प्रोवाइड करेगा। तो जैसे यहाँ पे इनपुट इस पॉइंट पे हमारा इस पॉइंट पे हमारा इनपुट 1 है तो ये डबल होके हमको 2 मिला। लेकिन दूसरा चीज़ इन्वर्टिंग ओप एम्प होने के कारण हमको यह जो डायरेक्शन होगा वो इन्वर्ट होके हमको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करता है, जो भी इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे उसको 180 डिग्री से शिफ्ट करके हमको आउटपुट में देता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो हमको आउटपुट में जो पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला वो निगेटिव प्राप्त हुआ। दूसरा यहाँ पे इनपुट का जो दूसरा साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल है, तो आउटपुट में हमको जो साइकिल प्राप्त होगा पॉजिटिव साइकिल प्राप्त होगा। इसी क्रम से जब पॉजिटिव इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो निगेटिव आउटपुट, जब निगेटिव इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। तो ये तो हुआ डायरेक्शन की बात। दूसरा चीज़ जो भी हमको गेन रहेगा, गेन मतलब माइन आर एफ अपॉन आर वन की वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से इतना गेन इनपुट में हमको प्राप्त होगा। जैसा हम यहाँ पे गेन को 2 एज्यूम किए हैं, तो जो भी इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होकर हमको आउटपुट में देगा। तो इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हम समरी जो फाइनली देख लेते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या इन्वर्टिंग ओप एम्प में क्या क्या पॉइंट हमने नोट डाउन किया। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसका आउटपुट इनपुट के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री से शिफ्ट होकर प्राप्त होता है, तथा यानी हमको निगेटिव में गेन प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तीसरा पॉइंट है जो उसकी वैल्यू है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन की वैल्यू वो केवल फीडबैक रजिस्टर आर है तथा इनपुट रजिस्टर आर इन पर डिपेंड करती है। अब इसकी वैल्यू के आधार पे हम गेन को डिसाइड कर सकते हैं। केस 1 हम देखते हैं यदि आर एफ की वैल्यू आर इन से ज़्यादा होती है तो हमारा गेन ग्रेटर देन होगा। इसको मैं एक फॉर्मूला लिख के आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो गेन मिला यदि हम उसको ए बी से शो करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी माइनस आर एफ अपॉन आर इन। तो जैसा कि पता है ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि हमारा जो गेन है वो 180 डिग्री शिफ्ट होकर प्राप्त होता है। तो यदि हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे केवल डिपेंड करें तो इसकी वैल्यू आर एफ अपॉन आर इन होगी। यदि हम साइन को नेगलेक्ट करते हैं तो अब हमको पता है कि जिसे आर एफ हम अंश या न्यूमिनेटर बोलते हैं तथा आर इन को हर या डिनोमिनेटर कहा जाता है।
तो इस आर एफ और आर इन के रिलेशन के आधार पे हम गेन की 3 अलग अलग वैल्यू प्राप्त होगी। पहला केस हम देखते हैं, जब आर एफ की वैल्यू आर इन से ज़्यादा होगी, इसका मतलब जो हमारा न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तब हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा हमेशा ही 1 से बड़ा प्राप्त होगा। दूसरा केस हम देखते हैं, जब ये इस आर एफ की वैल्यू हमारी आर इन से कम है, तो इसका मतलब जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर से छोटा हो गया है, तो जो भी हमको आउटपुट प्राप्त होगा हमेशा दशमलव में प्राप्त होगा। या दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि हम कि जो हमारा गेन है हमें 1 से छोटा प्राप्त होगा। तीसरा केस हम देखते हैं, जब आर एफ इक्वल टू आर इन होता है, इस केस में जो आर एफ आर इन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसका मतलब इस समय जो गेन प्राप्त होगा वो यूनिटी प्राप्त होता है। इस प्रकार इन तीन केस के आधार पे हम बोल सकते हैं कि जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट है या जो गेन है वो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या यूनिटी होता है मैग्नीट्यूड के आधार पे, तथा फेज पे हम यदि देखें तो यह इनपुट से 180 डिग्री फेज शिफ्ट हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का पहला टॉपिक था, जो एप्लीकेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज़ हम समिंग एम्पलीफायर के रूप में भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इसके एप्लीकेशन हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी कीजिए, कहीं पर कोई भी डाउट हो तो उसे मुझसे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।